All right. So we are starting off with Indian economy today. Okay. मेजरली इससे क्वेश्चंस आते हैं ट्रेंड से, राइट? एक आ जाएगा ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, करंटली क्या चल रहा है। फिर इसके अलग अलग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर है, इनका भी ट्रेंड अलग से आएगा। एग्रीकल्चर का क्या ट्रेंड था, ठीक है, इंडस्ट्री का क्या है, सर्विसेज का क्या है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमने जज करना है ग्रोथ रेट या कुछ भी, है ना, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं? मतलब अगर हमने किसी इकोनॉमी को जज करना है, इन कंट्रास्ट टू सम अदर इकोनॉमी, तो हम क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं? हाँ, जीडीपी हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट आ गया। अच्छा, फिर ये जीडीपी ग्रोथ रेट किस फैक्टर से है? एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से है, या सर्विसेज सेक्टर की वजह से है? हमारा पैटर्न ही ऐसा रहा है ना, कोई ऐसा फेज था जिसमें बिकॉज एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी थी, जैसे कोविड, इट वाज जस्ट हमारी जो ग्रोथ थोड़ी बहुत थी, इट वाज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर हम आजकल बोलें तो हम बोलते हैं कि आर इकोनॉमी इज अ सर्विसेज लेड इकोनॉमी, है ना, सर्विसेज लेड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। फिर और क्या क्या, क्या मतलब क्या बता सकते हो आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में, थोड़ा थोड़ा जो भी पता है? एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस कैसा है इकोनॉमी में, क्या स्टेटस है? व्हाट डू यू थिंक, अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, जॉब जनरेशन है या नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बेशक इंडिया की ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है, बट प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ ये भी है। अच्छा, अब एआई की वजह से ऑटोमेशन हो रहा है, उस वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इसको कैसे टैकल करना है ना? डिजिटाइजेशन हो रही है, उस वजह से जो लोग हैं उनका लेबर कम हो रहा है, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, फिर इन्फ्लेशन का क्या स्टेटस है? इन्फ्लेशन भी हाई है ना, इन्फ्लेशन भी हाई हो रही है, राइट? लेकिन लेकिन वो इन्फ्लेशन पिछले टाइम पीरियड से कम है या ज़्यादा है, वो हमें किससे पता चलेगा? ट्रेंड से पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए ट्रेंड्स को समझना, उसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको ट्रेंड्स नहीं समझ आएंगे तो आपको ओवरऑल नहीं समझ आएगा। फिर अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे वो आपको समझ नहीं आएगा, बजट पढ़ोगे वो आपको समझ नहीं आएगा। अगर हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि क्या चल रहा था पहले, हमने किस पे, अब हम प्लान्स पढ़ते हैं, प्लानिंग पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमारे कैसे फर्स्ट 3 प्लान इस पे फोकस कर रहा है, फिर इस पे फोकस कर रहा है। फर्स्ट प्लान जैसे एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था, सेकंड इंडस्ट्री पे, थर्ड फिर ओवरऑल पे, है ना, फिर ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की बात करी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी, ऐसे ऐसे करके विद टाइम हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे फोकस करा। तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पता होता है कि अच्छा इस टाइम फ्रेम में क्या था। लेकिन एक ट्रेंड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फेजेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। ओके, तो अभी हम कैसे स्टार्ट करेंगे? ट्रेंड से स्टार्ट करेंगे, और ट्रेंड्स को हम ओवरऑल फेजेस में डिवाइड करेंगे, और मतलब डेकेड्स, थोड़ा थोड़ा डेकेड्स लेके हम इजीली उसे समझेंगे, ठीक है जी। आप इसे नोट डाउन करना, इसके नोट्स नहीं आपको मिलेंगे, मैं बहुत छोटे छोटे क्रिस्प पॉइंट्स बताऊंगी, वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आपको इजी होए, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट फेज 1 पे, ठीक है। फर्स्ट फेज मैंने कैसे डिवाइड करा है? फ्रॉम 1950s टू 1980, दीज आर योर 3 डेकेड्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बोलते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अगर आपने PYQs लगाए होंगे तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये एक टर्म आती है, एंड इवन इन योर MCQs यू गेट दिस टर्म, कि ये टर्म किसने दी थी, यानी आइडिया किसने दी थी? ये क्वेश्चन आ रखा है आपने, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाए। दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर राजकृष्णा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको नोट डाउन कर लो, प्रोफेसर राजकृष्णा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु गेव द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, एंड इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? इसका मतलब है दैट 2 to 3% ग्रोथ थी इस पीरियड में हमारी, ओके, ठीक है, ओके ओके। तो 2 to 3% आपकी ग्रोथ रेट है, इसको हमने बोला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये बहुत लो है। आपका होमवर्क क्या है कि इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों बोला, इसको टर्म हिंदू क्यों दी, ये पता करके आना है आप, मैं बताऊंगी आपको लेकिन आप ये पता करके आएंगे।
Why is it called हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत लो ग्रोथ रेट थी, याद क्या रखना है आपने, 2 to 3% ग्रोथ रेट थी फेज 1 में 1950s to 1980s में, ठीक है। ये आपकी इतनी ग्रोथ रेट थी 80s, ये तीनों डेकेड्स में यही आपका ग्रोथ ट्रेंड यही रहा है, 2 to 3% के अंदर फ्लक्चुएट करा है आपका ग्रोथ रेट, ठीक है जी। ये याद रखना है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने दिया? प्रोफेसर राजकृष्णा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। अब ये लो रेट ऑफ ग्रोथ किस लिए था? व्हाई डू यू थिंक यहाँ पे लो रेट ऑफ ग्रोथ था? क्या रीजन होगा 2 to 3% ग्रोथ रेट का? सोचो, अभी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिली है, अभी अभी हम एक कॉलोनियल इकोनॉमी से क्लोज्ड इकोनॉमी बने हैं, तो क्या रीजन होगा कि हमारी इतनी ही ग्रोथ रेट है? सिर्फ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री हुआ? अच्छा, वो क्यों नहीं थी इतनी? हम अगर बात करें 1700 में, तो हमारा इंडस्ट्रियल शेयर तो बहुत ज्यादा था, हमारी इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा थी 1700 से पहले पहले, हम तो एक्सपोर्ट भी करते थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की इंडस्ट्री को डिस्टेबलाइज करा, सारा खराब कर दिया। ये थोड़ा एक तो आ गया हिस्टोरिकल फैक्टर, है ना, हिस्टोरिकल फैक्टर की जो ब्रिटिश राज था हमारा, उन्होंने हमारी पूरी इंडस्ट्री को खराब कर दिया, ये रीजन था। हमारे एग्रीकल्चर लेबरर्स सारे बेचारे प्रॉब्लमैटिक थे, वहां पे ड्रॉट्स इतने हुए, मतलब कहीं किसी भी एंगल से डेवलपमेंट नहीं हुई, उस वजह से हमारा ऑलरेडी बेस इतना स्लो था, इतनी इकोनॉमी की जैसे बोलते हैं ना धज्जियां उड़ी हुई थी, इतने बुरे हाल थे कि अब अगर हमने ग्रोथ करनी है तो उसमें टाइम लगेगा स्क्रैच से स्टार्ट करने में, एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि क्योंकि अभी अभी नया नया ही कॉलोनियल सिस्टम था, तो अब हमें डर था कि अगर हम अपनी इकोनॉमी ओपन करेंगे तो वापस से वो इशू ना आ जाए, पहले हमें इंटरनली अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। इसीलिए हमने क्या किया, क्लोज्ड इकोनॉमी हमारी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, राइट, इस टाइम पे क्लोज्ड इकोनॉमी थी। दूसरा क्या था, यहाँ पे लाइसेंस राज था, या फिर इसे बोले लाइसेंस कोटा परमिट राज, लाइसेंस कोटा परमिट राज, ये चल रहा था। अब इसका क्या मतलब, लाइसेंस कोटा परमिट राज, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? एग्जैक्टली, है ना, तो ये लाइसेंस इतना लेना पड़ता था, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा रेगुलेशंस थी, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, रेड टेपिज्म था, ये सब इशू था, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया। फिर जो प्राइवेट इकोनॉमीज थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा ही रेगुलेशन थी, रेगुलेशन ऑन प्राइवेट इकोनॉमीज, तो ये डेवलप ही नहीं हो पाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्राइवेट इकोनॉमीज को करने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम उनको फ्रीडम दें, है ना, फ्रीडम दें तभी वो अपने हिसाब से काम कर पाएंगे, है ना। तो फेज 1 आपको समझ आ गया, 50s to 80s में क्या हाल था, 2 to 3% ग्रोथ रेट थी, प्राइवेट इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा रेगुलेशन थी, रेगुलेटेड इकोनॉमीज थी बहुत ज्यादा, ठीक है, उन्हें फ्रीडम नहीं थी चीजें करने के लिए, ठीक है जी, समझ आ गया, ओके। फेज 1 आपको इजी लगा, हो गया इतना, लेट्स मूव ऑन टू फेज 2। तो फेज 2 को मैंने डिवाइड किया है फ्रॉम 1980 टू 1991, वो भी इसीलिए किया है बिकॉज 1991 में ड्रास्टिकली हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स थे, इसीलिए मैंने ये एक डेकेड ले लिया 1980 टू 1991, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, इसमें क्या हुआ, देयर वाज एटीट्यूडिनल शिफ्ट on part of the government, on part of the government, attitudinal shift किसकी तरफ, towards the private sector, towards the private sector, attitudinal shift towards the private sector, ठीक है जी। अब इस एटीट्यूडिनल शिफ्ट में क्या हुआ, अब पहले एटीट्यूड क्या बताया था मैंने, बहुत रेगुलेशन थी, लाइसेंस परमिट कोटा राज था, है ना, जो प्राइवेट इकोनॉमीज है उन पे एक्स्ट्रा ही रेगुलेशन थी, उनको नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अब हम ऐसे बोलते तो हैं हम कि 1991 में लिबरलाइजेशन आई, लेकिन उसका प्रोसेस 1980s में ही स्टार्ट हो गया था। व्हाई? क्योंकि जो एटीट्यूडिनल शिफ्ट है तो हमने किस तरह से डिफाइन किया, प्रो बिजनेस साइकिल, प्रो बिजनेस साइकिल नहीं, पॉलिसी, प्रो बिजनेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
अब नाउ देयर आर टू, अब ये प्रो बिजनेस पॉलिसी का क्या मतलब है, एनी आइडिया? मैंने प्रो बिजनेस साइकिल, प्रो बिजनेस पॉलिसी का क्यों बोला, क्या मतलब है इसका? प्रो बिजनेस पॉलिसी, साइकिल हटा दो, थोड़ा वो गलती होगी। प्रो बिजनेस पॉलिसी, अच्छा अब दो टाइप्स की पॉलिसीज होती हैं, एक होता है प्रो बिजनेस पॉलिसी, एक होता है प्रो मार्केट पॉलिसी। हमने 1980s में क्या चूज करा? प्रो बिजनेस पॉलिसी। प्रो बिजनेस पॉलिसी का क्या मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसको हमने डीरेगुलेट करा, थोड़ा थोड़ा ओपन करा, थोड़े लाइसेंसेस को थोड़ा सा कम करा, उनको थोड़ा फ्रीडम दी। मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स है, हम न्यू फर्म्स को नहीं एस्टैब्लिश कर रहे, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उन्हीं को हम थोड़ा ओपन अप कर रहे हैं, उनको थोड़े ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, उसको हमने बोल दिया प्रो बिजनेस पॉलिसी। ठीक है। दूसरी होती है प्रो मार्केट पॉलिसी। प्रो मार्केट पॉलिसी का क्या मतलब है? हम न्यू फर्म्स को एस्टैब्लिश होने के लिए, न्यू फर्म्स को एस्टैब्लिश करने के लिए ओपन कर रहे हैं इकोनॉमी को, जो हमने 1991 में किया। तो 1980s में क्या किया हमने? प्रो बिजनेस साइकिल, प्रो बिजनेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, ये कर लिया। अब इसमें आपने क्या याद रखना है कि 1980s टू 1991 में क्या ग्रोथ रेट था? तो 1980s में 5.6% ग्रोथ एंड 1990s में 5.8% ग्रोथ। पहले कितनी थी? 2 to 3%, तो ऑलमोस्ट डबल होगी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रो बिजनेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आ गया समझ? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपका था फेज 2। ठीक है, अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेज 3 को मैंने डिवाइड करा है 1991 से लेके 1998 तक। अब हमें 1991 में क्या आया था? एलपीजी। एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से हमारी लिबरलाइज हुई इकोनॉमी, प्राइवेटाइज हुआ जो गवर्नमेंट सेक्टर था, एंड ग्लोबलाइज हुआ, इंटीग्रेट हुआ फॉरेन सेक्टर्स। ठीक है जी। अब जो ये एलपीजी रिफॉर्म्स थे, इनको हमने बोल दिया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? जब हम एक इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंजेस लाते हैं, उसमें हम चेंज करते हैं, उसको बोल दिया हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स 4 टाइप्स के थे। 4 टाइप्स के रिफॉर्म्स: इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ठीक है जी, फिस्कल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। ओके, तो हमने क्या लाया 1991 में? हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है जी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जैसे हमने आईपीआर, क्या है आईपीआर? 1991 इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1991, जिसमें हमने काफी लिबरलाइज करा था। जो पब्लिक सेक्टर में थी काफी सारी इंडस्ट्रीज, उसको हमने हटा के उसे प्राइवेट के लिए ओपन किया। तो क्या हुआ यहाँ पे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1991। ठीक है, हमने पब्लिक सेक्टर के रोल को डाइल्यूट किया, पब्लिक सेक्टर के रोल को डाइल्यूट किया। ठीक है, हाँ जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1991 में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का रोल डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रोल। ठीक है, हाँ, पब्लिक सेक्टर का रोल प्राइवेटाइज किया ना इकोनॉमीज को। ठीक है, जो एमआरटीपी लिमिट है वो हमने स्क्रैप किया। अब एमआरटीपी क्या है? कब आया था?
ठीक है। एमआरटीपी एक्ट, ये भी आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एमआरटीपी एक्ट कब आया? 1969। अच्छा, इसको रिप्लेस करके कौन सा एक्ट आया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अच्छा, उसमें 2023 में अमेंडमेंट्स हुई हैं, आपने पढ़ी है कॉम्पिटिशन एक्ट में? नहीं पढ़ी होंगी ऑब्वियसली। आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में नहीं आता, बट आपको पढ़ लेना चाहिए, यू नेवर नो। ठीक है। तो कॉम्पिटिशन एक्ट, आपको पता है कॉम्पिटिशन एक्ट और एमआरटीपी एक्ट में क्या फर्क है? वो कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, वो रिस्ट्रिक्ट करता है, ये प्रमोट करता है, ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच। ठीक है जी। तो हमने एमआरटीपी लिमिट को स्क्रैप किया फॉर इस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में। ठीक है। ठीक है, फिर जो एंट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्म्स थी, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्म्स, इसको हमने कम किया। एंट्री रिस्ट्रिक्शंस मतलब और इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो सकती है। अब हमने उसके पिछले डेकेड में क्या कहा था, 1980s में, वो प्रो बिजनेस पॉलिसी थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रो मार्केट पॉलिसी। ओके, ठीक है। और हमने प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया। ठीक है। पब्लिक सेक्टर के रोल को डाइल्यूट किया, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म समझ आ गया क्या हुआ? बेसिकली हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कैसे करें? गॉट इट रिटन? ओके, ठीक है। फिर हमने किया फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? हमने कुछ कुछ टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए। इसका मतलब हमने थोड़े बहुत टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए। हमने सब्सिडीज को रैशनलाइज किया। वी रैशनलाइज्ड द सब्सिडीज। रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज का क्या मतलब हुआ? नहीं। अब क्या था इससे पहले? अब हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं था, वही प्रॉफिट मोटिव है। पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रोल था इससे पहले। पब्लिक सेक्टर क्या है? वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर ओरिएंटेड है तो वो सब्सिडीज बहुत ही ज्यादा एक्सेस में ही प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से जो बर्डन है गवर्नमेंट पे वो बहुत ही ज्यादा आ रहा था। ठीक है, बर्डन गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा आ रहा था। तो अब यहाँ पे क्या किया, अगर बर्डन ज्यादा आएगा तो क्या होगा? डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा कि नहीं होगा? बोरोइंग ज्यादा होगी कि नहीं होगी? इसीलिए इसको रैशनलाइज का क्या मतलब है? उसे मतलब रैशनल का क्या मतलब है? रैशनल कंज्यूमर मतलब रैशनल, एग्जैक्टली। ठीक है, हमने वही सब्सिडीज प्रोवाइड करी है जितनी की जरूरत है ना? ओके, तो हमने रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज की। ठीक है। फिर आते आके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमने क्या किया? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करे। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब अगर आपको पता हो तो 1969 और 1980 में हमने नेशनलाइज किए थे बैंक्स, है ना? काफी बैंक्स हमने नेशनलाइज किए थे। तो उसके लिए हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी बैंकिंग एरिया में आए। हाँ, मैं आपको कमिटीज भी भेजूंगी, मैंने उसकी भी पीडीएफ बनाई है अच्छे, वो कमिटीज आके आपको याद हो जाए। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर कमिटीज वो भी मैंने बनाई है, आई सेंड इट टू यू। अभी मैंने आपको कल कुछ भेजा था, आई थिंक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला भेजा है आपको मैंने, है ना? सारी थ्योरीज का भेजो, उसको अच्छे से रट लेना। तुम्हें स्पून फीडिंग कर दिया मैंने, खुद भी नहीं करना पड़ेगा, तो उसे याद कर लेना। ठीक है जी, ओके। तो फिर थे हमारे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमने क्या क्या किया? एफडीआई जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया। नो इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म किया। पूछूंगी आपसे इन सबका मतलब, अभी लिख रही हूँ। एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन भी करी थी अपनी करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी को अलाउ किया था। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी प्लस पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी।
ठीक है जी, ये लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया? ये कर रही हूँ, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मुझे एक एक करके मतलब बताओ, वो किसका मतलब बताए? क्या मतलब पता है आपको? अच्छा, अच्छा, हर जगह 100 हो गई? अच्छा, डिफेंस में 100 हो गई है। हम्म, हर सेक्टर में नहीं हुई, पूरा को पूरा डिफेंस में नहीं हुआ। देखो डिफेंस में भी रिसेंटली इंक्रीज हुआ है 100%, लेकिन आपने ये भी चेक करना है कि डिफेंस में भी अलग अलग चीज़ें आती हैं ना। डिफेंस में सिर्फ डिफेंस का एक इक्विपमेंट थोड़ी होता है, जैसे उसका एक होता है रॉ मटेरियल, डिफेंस का एक होता है रॉ मटेरियल जिससे सामान बनता है, फिर होता है फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम रॉ मटेरियल को लेकर आ रहे हैं डिफेंस का, तो क्या उसमें एफडीआई लिमिट कम करिए, ज़्यादा करिए, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट हमने किया उसमें, या फिर दोनों में? तो ये आप क्या करोगे, चेक करोगे। जैसे कि स्पेस सेक्टर में हमने एफडीआई अलाउ किया है रिसेंटली, उसमें लेकिन पैरामीटर्स हैं कि अगर आप मतलब मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये पैरामीटर्स हैं कि सपोज अगर आपने रॉ मटेरियल लेकर आए हो तो उस पे एफडीआई कम है, लेकिन अगर आप फाइनल करें उस पे एफडीआई ज़्यादा, कुछ ऐसा है स्पेस सेक्टर में भी। तो ऐसे ही हर सेक्टर का भी होता है, ये भी चेक कर लेना, अगली बार क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए। तो एफडीआई का क्या मतलब है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो फिर एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी तो होता है। हाँ, तो अगर हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो वो एक तो हमारे जो शेयर्स एंड ऑल होते हैं, मतलब उसमें हम डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं कर रहे, प्लांट एंड मशीनरी में हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई हो गया हमारा जैसे डायरेक्ट आके हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हो गया एफडीआई। अच्छा, अगर आप किसी कंपनी में 10% से कम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एफडीआई हुआ या एफआईआई, एफपीआई? 10% ये एक मेजर जो डेफिनेशन है वो यही है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग लेस देन 10%, तो उसको हमने बोला कि वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मोर देन 10% देन इट इज एफडीआई। याद रखना, ये वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये वाला मेजर डिफरेंस सबको पता होता है, जो आपने मुझे बता दिया, ये नहीं पता होता किसी, आपको नहीं पता था ना, तो मैंने आपको बता, ओके, कोई बात नहीं, लिख लो। बिल्कुल। अच्छा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करने का क्या मतलब है? पहले हम ट्रेड करते थे, बाहर से नहीं करते थे ना, अब हमने ट्रेड अलाउ कर दिया तो हमने इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया, तो उसको हमने बस लिबरलाइज कर दिया, यही इसका मतलब बेसिक। फिर नो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, पहले क्या था, इम्पोर्ट्स में हमने लाइसेंस लगाया था, अब वो लाइसेंस को हटा दिया ताकि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर सकें। फिर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल करना, पहले एक्सचेंज रेट हमारा फिक्स्ड फॉलो करते थे, आपको पता होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, है ना। फिर हमने यहाँ से एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल किया और हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन करा रुपी का, अलाउ करा हमने डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होना। अब डेप्रिसिएशन से क्या होता है, आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, राइट, इसीलिए करा हमने ताकि हम इकोनॉमी को ग्रो कर सकें, ठीक है। अच्छा, फिर फुल फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करी हमने एंड पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करी हमने। आपने लर्म्स सुना है, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, फिर आप ये पढ़ के आएंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क। तो बड़ा होना चाहिए, आपने मास्टर्स करी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आता है ये। फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। हमने करंट अकाउंट में, करंट बीओपी के दो अकाउंट्स होते हैं ना, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, है ना। तो हमने करंट अकाउंट में फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करी और कैपिटल अकाउंट में पार्शियल करी।
अच्छा फिर कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय कन्वर्टेबिलिटी? ये तो पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा? पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा। लेकिन आपको भी नहीं आ रहा याद कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब? आपने नहीं पढ़ी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है जैसे हमने अब हम क्या करते हैं कि रुपीज को हम डॉलर के फॉर्म में लिखते हैं। 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, सॉरी, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, इस तरह से लिखते हैं ना। तो हमारी बास्केट ऑफ गुड्स या फिर हमारी जो करेंसी है कितने में किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रही है, उसको बोल दिया हमने कन्वर्टेबिलिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टेबिलिटी कि जो हमारा रुपये है, जैसे अगर हमें $70 का $1 का सामान खरीदना है तो हमें कितने 70 रुपीज देने पड़ेंगे। तो मतलब हम बाहर की करेंसी की वैल्यू और अपनी करेंसी की वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर जैसे आप बाहर जाओगे घूमने तो आप अपनी रुपीज को कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रांस जा रहे हो, है ना, तो आप यूरो में कन्वर्ट करवाओगे। तो लेकिन यूरो आपको 1 रुपीज इक्वल टू 1 यूरो तो नहीं मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा ना। तो उस 1 रुपये की वैल्यू यूरो में कितनी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जब उसको बोल दिया हमने कन्वर्टेबिलिटी। तो हमने करंट अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी को हमने फुल रखा एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को हमने पार्शियल रखा। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि मतलब समझ आया क्या मतलब होगा इसका, कि करंट अकाउंट में हमने क्यों कन्वर्टेबिलिटी फुल रखी और कैपिटल अकाउंट में हमने पार्शियल रखी। अच्छा, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं कैपिटल अकाउंट में? गिफ्ट्स, गिफ्ट्स कैपिटल अकाउंट में आता है? रेमिटेंसेस फिर किसमें? कैपिटल में है। उसमें कुछ चेंज हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चेंज हो रहा है? अगर हम बोरो कर रहे हैं तो वो किसमें आया? कैपिटल अकाउंट में। मतलब आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अभी रिवाइज नहीं हुई है। करंट अकाउंट में आता है आपका ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये आता है आपका। रेमिटेंसेस आता है, गिफ्ट्स आते हैं, ट्रांसफर्स आते हैं, जिसमें हम प्लांट एंड मशीनरी या फिर एसेट या लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। वो सिर्फ जैसे हमारे हम बोलते हैं ना रेवेन्यू रिसीट्स हैं, सिर्फ सिर्फ पैसा आ रहा है, लेकिन उसमें हमारे किसी भी एसेट या लाइबिलिटी में फर्क नहीं आ रहा। लेकिन कैपिटल अकाउंट, ये फर्क ही इतना है करंट और कैपिटल में हमारे एसेट और लाइबिलिटी में फर्क आ रहा है। जैसे अगर हमने बोरो किया है, बोरोइंग हमारी कैपिटल अकाउंट में आ गई, हम एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, वो सब हमारे कैपिटल अकाउंट में आया। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इनको हम क्या बोलते हैं? हॉट मनी फ्लोज। जो एफपीआई होता है उसको हम बोलते हैं हॉट मनी फ्लोज। क्यों बोलते हैं उसे हम हॉट मनी फ्लोज? क्योंकि हमारा जब मन करे ना हम निकाल सकते हैं, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती। शेयर्स वगैरह में जैसे अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं ट्रेड, तो जब हमें लगे कि मार्केट गिरने वाली है हम उसे बेच देंगे। अगर हमें पता है कि मार्केट उठने वाली है तो हम उसे खरीद लेंगे। अब क्या है, सपोज इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया सपोज, ठीक है। अब जो यूएस में जो इन्वेस्टर्स हैं सपोज, अब उनको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है इंडिया पे, मतलब अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, है ना। मतलब अगर सपोज यहाँ पे 10% है और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, आपको कौन से बैंक में, आप उसी बैंक में अपना पैसा डालोगे ना जहाँ से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ज्यादा है तो जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे, अपना पैसा सारा निकाल लेंगे यूएस से और इधर इन्वेस्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में कम हो गया तो वो सारा पैसा वापस यूएस ले जाएंगे या फिर कहीं और ले जाएंगे जहाँ पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। इससे जो हमारा इकोनॉमी है उस पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आएंगी इकोनॉमी में। अगर इतनी फ्लक्चुएशन आएगी तो हमारी ग्रोथ स्टेबिलिटी कैसे होगी? और हमारी इकोनॉमी इतनी तो ओपन थी नहीं, इतना तो कर नहीं सकते थे कि हम फुली कर दें। फुल कन्वर्टेबिलिटी करने के लिए हमें वी हैव टू बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज द डॉलर। इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को करा था। लेकिन करंट अकाउंट में तो हमारा एसेट लाइबिलिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें तो नॉर्मल है, पैसा आ रहा जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो उस पर हमने फुल कर दिया ताकि हम ज्यादा इंटीग्रेट कर सके बाहर की इकोनॉमी से। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा डी डॉलराइजेशन का। डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट सुना है आजकल?
नहीं सुना? पढ़ के आना, फिर होमवर्क लिख लो, ये पढ़ के आना है, मेरे से डिस्कस करना ही नहीं आएगा समझ। डी डॉलराइजेशन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आना। अब हमारी, अब आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ही डॉलराइज्ड है। टर्म्स लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, यही है जो मैंने आपको समझाया था ना, कन्वर्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो हमने वही इंट्रोड्यूस किया हमने, ये वाला मैनेजमेंट सिस्टम, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो किया, और हमने फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को किया। लेकिन आप उसके बारे में पढ़ के आएंगे कि वो सिस्टम है क्या, कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे हुआ, कौन सी डेट को इंट्रोड्यूस हुआ, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है जी, आ गया समझ आपको इतना? अच्छा जो डी डॉलर, अब हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी तो छोड़ो, वर्ल्ड इकोनॉमी ही डॉलराइज्ड है। मतलब अगर हमने कहीं पे कोई ट्रेड करना है तो हम सब लोग यूजुअली डॉलर्स में ही मांगते हैं। अगर इंडिया को कुछ सामान खरीदना है तो हमें डॉलर्स में पे करना होगा, है ना? अब हम मूव कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन मतलब कि हम क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्रॉस बॉर्डर जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, वो हम रुपी में करना चाह रहे हैं। आपने देखा अगर रिसेंटली, अब आप अगर यूएई जाएंगे, दुबई जाएंगे अगर, तो वहां पे आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं वहां पे। वरना पहले क्या था, आपको डॉलर्स लेके जाने पड़ते थे, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे हमने अलाउ किया है रुपी को यूज करने में। तो ये क्या है, हम डी डॉलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की, हम बाहर भी क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है वो रुपी में कर सकें, ताकि जो हमारी रुपी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये सब आपको दिखेगा। डी डॉलराइजेशन का तो कितना चला था लास्ट ईयर, हर रोज न्यूज़पेपर में आता था। ठीक है, आगे इतना समझ? तो आपको ये वाला फेज आ गया समझ, हो गया ये कंप्लीट? अब जो होमवर्क दिए वो करके आएंगे आप, ठीक है? आप बताओ, इंपोर्ट्स अगर फॉल हुए हैं, इंपोर्ट्स आपके ज्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से, तो क्या आपका डेफिसिट ज्यादा है? हाँ, अब इंपोर्ट्स अगर ज्यादा होंगे, अब इंपोर्ट्स में हम बाहर से ज्यादा पैसा ला रहे हैं, मतलब हमारा रुपी बाहर ज्यादा जा रहा है, तो क्या मतलब डेफिसिट होगा हमारी इकोनॉमी में, हमारे पास रुपी कम हो रहा है, डेफिसिट हुआ इकोनॉमी में। तो इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट, ये पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, अब ये हमने आपके रिफॉर्म्स देख लिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक दो और चीजें नोट कर लो कि एक तो इन सब रिफॉर्म्स का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ इकोनॉमी में, और वो पॉजिटिव इफेक्ट हम कैसे देख सकते हैं, कैसे देखेंगे वो पॉजिटिव इफेक्ट? हम ग्रोथ रेट को देखेंगे, जो हमारा 6.3%, पिछली बार क्या था 5.6 5.8 था, वो इंक्रीज होके 6.3% ग्रोथ रेट पे हम आ गए थे। हाँ हाँ, पूरे फेज का 1991 टू 1998 मैंने आपको एक एवरेज डेकेडल बताया है ग्रोथ रेट, ठीक है? अब इन रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ज्यादा पैसा लगा, है ना, बहुत ज्यादा पैसा लगा, रुपीज बहुत ही ज्यादा फ्लो मतलब इकोनॉमी में हुआ, जिस वजह से बीओपी क्राइसिस का इशू हो गया, डेफिसिट हुआ इकोनॉमी में। इतना पैसा था, इतने इंपोर्ट्स बढ़ गए, डेफिसिट हुआ इकोनॉमी, तो ये इशू भी आया था इस, ठीक है? ये ग्रोथ रेट तो हमें पता चल गया 6.3, उन रिफॉर्म्स की वजह से ग्रोथ रेट तो हुई, लेकिन इशू भी हुआ। बीओपी क्राइसिस का क्या मतलब है? व्हेन यू हैव अ ट्रेड डेफिसिट। अब बहुत ज्यादा रुपी हमने इंजेक्ट किया इकोनॉमी में, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना रिफॉर्म्स लाए हमने हर चीज में, कितना पैसा गया इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बढ़ी, इंपोर्ट्स बढ़े, हम बाहर से और इंपोर्ट्स करें, इंपोर्ट्स अगर ज्यादा हो जाएंगे हमारे एक्सपोर्ट्स से, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, जिस वजह से बीओपी क्राइसिस हो जाएगा। गॉट इट? ओके, then we have our next phase, which is phase 4, and that is from 1998 to 2004. यहाँ पे ग्रोथ वॉज अराउंड 6%। अच्छा, पीछे आपके ग्रोथ थी 6.3% प्रीवियस, अब आपकी कम हो गई 6% पे। एनी आइडिया, एनी रीजन क्यों ऐसा होगा? हमने प्रीवियस 1991 में हम रिफॉर्म्स तो ले आए,
रिफॉर्म्स तो ले आए, वो रिफॉर्म्स किस लिए थे उसको हमने बोल दिया फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो हमने ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएट ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए लेके आए। तो one set of reforms are to initiate growth, but second set of reforms are to sustain the growth, sustain growth। वो हमने नहीं किया, एक बार लेकर आ गए बस खत्म कहानी। हम और आगे रिफॉर्म्स लेकर नहीं आए। 2G रिफॉर्म्स जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गए, लेबर रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है, हम इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी, लेबर के लिए तो रिफॉर्म्स लेकर आओ, लैंड के लिए तो रिफॉर्म्स लेकर आओ, एग्रीकल्चर को तुम बढ़ाना चाहते हो, लैंड के लिए पहले रिफॉर्म्स तो लेकर आओ। पहले से तुम्हारा वो वाले सिस्टम चल रहे हैं पुराने, लैंड इक्विटेबली डिवाइडेड नहीं है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। पहले लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, ये सब लेकर आओ, ये लेकर ही नहीं आए, लेकिन इसलिए थोड़ी सी हमारी स्लो डाउन हुई है ग्रोथ में और 6% हो गया ग्रोथ, ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट यहाँ पे कम था, एग्रीकल्चर सेक्टर लो ग्रोथ रेट थी, लैक ऑफ ग्रोथ इन दिस सेक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर 1997 में ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है, पता है इसके बारे में थोड़ा? क्या था ये क्राइसिस? नहीं पता होगा, नहीं पता ना। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था 1997 में, जिस वजह से, नहीं वो ऑयल शॉक बोल रहे हो आप, 1993 का ऑयल शॉक, वो 1993 में ऑयल शॉक था, आप इसके बारे में पढ़ के आएंगे। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था जो ईस्ट एशियन कंट्रीज में आया था, ठीक है। तो इस वजह से ग्लोबल, अब बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो तो मैंने खुद ही बता दिया आपको, अब ये वाला आप करके आओगे, ठीक है। ग्लोबल स्लो डाउन हुआ इस वजह से, ठीक है जी। हाँ जी, लैक ऑफ 2G रिफॉर्म्स, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स एंड 1997 में ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जिस वजह से ग्लोबल स्लो डाउन था, ओके। पर इसमें फिर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स को हमने फिर भी लिबरलाइज किया, FDI को हमने इंक्रीज किया, ये भी हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट वो 6% ग्रोथ भी तो आई है ना, वो किस वजह से आई है कि इन्वेस्टमेंट को हमने इंक्रीज किया, लिबरलाइज किया हमने FDI को। फिर हमने टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए, टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया हमने उस टाइम पे। न्यू किसके अंडर बनाया हमने? न्यू टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ 1991, इसके अंडर हमने ट्राई बनाया, टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करने के लिए हमने अथॉरिटी बनाई, ठीक है जी। फिर हमने डिसइन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज किया, थोड़ा थोड़ा ये भी चल रहा था, इसलिए हमारी 6% ग्रोथ रेट आई। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, एनी आइडिया कौन सा होएगा? बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया था, नहीं पता होगा तो आप लिख लो, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, हाँ जी, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, FDI इंक्रीज, गोल्डन क्वाड्र, हाँ हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करी। इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? इन्वेस्टमेंट मतलब हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू इंडस्ट्रीज में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका हम रोल कम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर है उसका स्टेक, पब्लिक सेक्टर का स्टेक हम प्राइवेट, उसके शेयर्स हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का वो मतलब है, डिसइन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट का उल्टा नहीं है ये, ठीक है जी। ठीक है, हमने इसमें इनहैंस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लेकर आए हम, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था ये, कनेक्टिविटी को इनहैंस किया। इसी टाइम फ्रेम में है ये, 1998 to 2003-4 में, इसी टाइम फ्रेम में हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है
गोल्डन क्वाड्रिलैटरल इसी फेज के अंदर है, हम 1998 से 2003-4 वाला फेज पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको FRBM एक्ट भी पता होगा। हाँ जी, 2004 के अराउंड है ना, 2003 फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें हमने फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट वगैरह के लिए टारगेट्स बनाए थे। ठीक है जी। अब हमने इतना पैसा, आपको बताया था ना मैंने, ट्रेड डेफिसिट हुआ, इतना ज़्यादा पैसा इंजेक्ट हुआ, जिस वजह से गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा खर्चा हुआ, जिस वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। तो फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ गया था कि हमें FRBM एक्ट लेकर आना पड़ा। ठीक है, फिजिकल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए। अच्छा, एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई थी अराउंड 1998, ये तो पता होना चाहिए। तो वो लेकर आऊँ? हाँ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, इनहांस कनेक्टिविटी के लिए हमने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आना। ठीक है, कनेक्टिविटी को इनहांस करने के लिए, ट्रेड को इनहांस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करा। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाया, ट्रेड हुआ, ग्रोथ हुआ। हाँ जी, 2003 के अराउंड FRBM एक्ट लेकर आए फिजिकल इम्बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए। करेक्ट। अच्छा, 1998 में कुछ हुआ था, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पोखरण वगैरह सुना होगा, मूवी भी वगैरह भी सुनी होगी। तो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिस वजह से US ने सैंक्शंस इम्पोज कर दी थी इंडिया पे। ये एक इशू था इस टाइम पे। ठीक है, तो ये सैंक्शंस के उस वजह से कैपिटल इनफ्लोज कम हुए इकोनॉमी में। हाँ हाँ, ये भी इशू था, वही तो मैंने बोला, ये इशू ये भी था। हमने सब अच्छी अच्छी चीजें देख ली, अब इशू भी तो होता ही है हर जगह, ऑब्वियसली। हाँ हाँ, वो हमने फिजिकल इम्बैलेंस को करने के लिए हमने FRBM एक्ट लेकर आए। अब इशू क्या था कि इस टाइम पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। न्यूक्लियर टेस्ट हमारे लिए अच्छा है, बट इसका हमारे क्या इम्पैक्ट हुआ, US ने सैंक्शंस लेकर आए, जिस वजह से कैपिटल इनफ्लोज कम हुए। कैपिटल इनफ्लोज कम हुए तो मतलब हमारी ग्रोथ पे फर्क हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और ऊपर से इस टाइम पे हमारे ड्रॉट्स भी बहुत थे, ड्रॉट्स का इशू भी था इस पीरियड में। डन। चलो अब नेक्स्ट फेज कर लेते हैं। नेक्स्ट फेज मैंने डिवाइड किया है फेज 5, 2003 to 2009-10, ये फेज है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट थी 8.7% पर एनम। पहले कितनी थी? 6% के अराउंड, तो बढ़ के कितना हो गया? 8.7%। इसका भी रीजन होएगा, क्या क्या रीजन हैं इसके? 8.7%, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका अच्छा कर रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिकवरी हुई। जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखेंगे अलग से, तब आपको पता चलेगा कि कैसे स्लो डाउन हुआ था इंडस्ट्री में और कैसे रिकवरी हुई। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिकवरी, सस्टेन्ड सर्विसेज सेक्टर, सस्टेन्ड सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, स्टेबल प्राइसेस, मॉडरेट करंट अकाउंट डेफिसिट, मॉडरेट करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में 8.8% ग्रोथ थी। सर्विसेज सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ टू 54.7%।
पहले कितना था 42%। और जो आपकी ग्रोथ रेट हुई इट वाज प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर लेड ग्रोथ। लिख लो इसको। दिस इज योर इंजन ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो 8.8% थी, सिर्फ इंडस्ट्री में जो मैं बता रही हूँ, जिस वजह से आपकी ओवरऑल ग्रोथ रेट 8.7% पर एनम थी। आपका सर्विसेज सेक्टर में जो आपका कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी में, इट इंक्रीज्ड टू 54.7%। पहले कितना था 42%। तो सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हमारी ग्रोथ रेट 8.7% पर एनम थी। और उस टाइम पे हमारे स्टेबल प्राइसेस भी थे, मतलब इन्फ्लेशन भी ठीक थी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा मॉडरेट था, और जो हमारी ग्रोथ थी इट वाज प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर लेड ग्रोथ। अच्छा, अब हमने पहले एलपीजी रिफॉर्म्स करे, इतना पैसा इंजेक्ट किया, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बारी आपने कर दिया तो साथ साथ हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो जो हमने रिफॉर्म्स तब करे उसका रिजल्ट हमें अब मिलने लगा इस टाइम, इसीलिए यहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी हुई। हमें हमारा 2003-4 के पीरियड को गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, 2003-4 को, यही रीजन है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। ये सिंपल आपने इतना याद रखना है इस केस में। इसमें हमें गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं इसको, और हमारे इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर लेड ग्रोथ थी है। ठीक है, कितनी थी 8.7% पर एनम। तो आप देख रहे हो कि इंक्रीज ही हो रहा है ये धीरे धीरे। पहले 2-3% था, फिर 5.67 हुआ, फिर अराउंड 6 हुआ, और अब अराउंड 8.7%। देख रहे हो कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है, और किसके थ्रू, पहले रिफॉर्म्स आए उसके थ्रू, तो इन सब चीजों से होता है ये सब। ठीक है, कैसे कैसे हमारा जो ट्रेंड था, इससे हमें पता चलता है कैसे कैसे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, कैसे रिफॉर्म्स थे, किस वजह से हो रही थी, कौन से सेक्टर में अच्छा किया, कौन से सेक्टर ने बुरा किया, कौन सी सेक्टर में ग्रोथ अच्छी थी, ये सब चीजें हमें इससे पता चलती। ठीक है, फेज 5 डन। अब जो लास्ट फेज है हमारा दैट इज फेज 6, विच इज योर 2009-10 ऑनवर्ड, 2009-10 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब इसको हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया, 2009 to 2014 एंड 2014 to 2023, जिसमें हम 2016 के डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, एंड 2020 में हम देख लेंगे प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड सिनेरियो, पोस्ट कोविड सिनेरियो। और यहाँ पे एनुअली ग्रोथ रेट क्या था 6% इस फेज में, इंटायर फेज में 6% के अराउंड ही फ्लक्चुएट कर रहा था। अच्छा, इसमें 2008-9 में क्या आया था, क्या इशू था ग्लोबली 2008-9 में? यस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पता है आपको वो किससे रिलेटेड था? लेमन ब्रदर्स का नाम सुना है? लेमन ब्रदर्स, लेमन ब्रदर्स, ये पता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, पढ़ा है नहीं इसके बारे में? पता नहीं क्या था ये? बबल सुना होगा तुमने, हाउसिंग बबल, हाउसिंग बबल सुना होगा नाम, वो बर्स्ट हो गया था हाउसिंग बबल। लेमन ब्रदर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लोन आउट कर दिया था लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हाँ, वो बबल कैसे फॉर्म हुआ था? क्योंकि उन्होंने इतना पैसा दे दिया था, उनके पास बचा ही नहीं पैसा, पूरा इतना ज्यादा एक्सेस पैसा हो गया था। अच्छा, आप इसके बारे में पढ़ के आएंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पढ़ के आए, मुझे समझाना है कि आपको क्या समझ आया, क्या हुआ था इस टाइम पे, ये क्राइसिस था क्या। पता है सबको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, थोड़ा बियॉन्ड भी चले जाया करो कि क्यों था। ऐसे ही होने हैं बेटा पेपर क्लियर, क्यों एंड ऑल, ये सब चीजें क्वेश्चन होना चाहिए। अब मैं आपको समझाती हूँ तो आपको वर्ड का मीनिंग पहले समझाती हूँ, फिर समझाती हूँ क्या है। इस तरह से ही आपको पढ़ना है, तभी चीजें समझ आएंगी। ठीक, कोई भी टॉपिक होता है ना, पहले उसको टॉपिक के वर्ड का मीनिंग समझो, आधा तो काम तभी हो जाता है। ठीक है, तो 2008-9 में आपका आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अच्छा, फिर यहीं पे इसी फेज में
contradiction generate Kuznets structural answer theory. जो इंडियन इकोनॉमी थी, इट वेंट अगेंस्ट दिस थ्योरी. एनी आइडिया ये कौन क्या है इस थ्योरी का मतलब? इसी फेज में. एनी आइडिया क्या हाइपोथेसिस थी, ये क्या थ्योरी दी थी इन्होंने? इन्होंने बोला था कि अगर आपकी इकोनॉमी को डेवलप होना है, फॉर योर इकोनॉमी टू डेवलप, यू नीड टू फर्स्ट डेवलप योर एग्रीकल्चर सेक्टर. When your agriculture sector is developed, then you move on to your manufacturing sector. When your manufacturing sector is developed, then you move on to your services sector. This should be your process for proper, this is your proper growth process, proper development process, जिसमें सिर्फ growth ही नहीं होगी, development भी होगी. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी अगर आप इस तरह से चलेंगे. इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल में रहेगा. लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी लीप फ्रॉग्ड, ये टर्म आ जाती है, लीप फ्रॉग्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर. तो योर इंडियन इकोनॉमी इट लीप फ्रॉग्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, लीप फ्रॉगिंग ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है? लेकिन हमने मैन्युफैक्चर सेक्टर को डेवलप करे बिना ही लीप फ्रॉग कर लिया सर्विसेज सेक्टर की तरफ, एंड डायरेक्ट हम एग्रीकल्चर से सर्विसेज सेक्टर पे चले गए. लेकिन इशू ये है कि जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से जॉबलेस ग्रोथ होती है. ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉबलेस हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है. अब समझ आए क्यों बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी को सर्विसेज लेड इकोनॉमी या फिर जॉबलेस ग्रोथ इकोनॉमी? इंडिया की इकोनॉमी को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. किस वजह से बढ़ रही है? क्योंकि सर्विसेज सेक्टर हमारा ग्रो हो रहा है और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की वजह से इकोनॉमी ग्रो हो रही है. लेकिन सर्विसेज सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम होती है. अब आप मुझे बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? हाँ हाँ तो बड़ा कर रहे हो. ग्रोथ हो रही है तो अगर आपकी ग्रोथ हो भी रही है, सपोज सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है? अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो नेचुरली आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी चाहिए. पैसा आ रहा है तो लोगों को पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है सर्विस सेक्टर की, क्योंकि लेबर को वो ज्यादा चाहिए, उनका लेबर लेड वर्क है ही नहीं, स्किल बेस्ड वर्क है, तो लेबर को वो एम्प्लॉय नहीं करते हैं ज्यादा. ठीक है जी. फिर भी हमारी ग्रोथ तो चल रही थी ना अराउंड 6%. वो किस वजह से चल रही थी? ड्राइवर ऑफ ग्रोथ क्या था? कंजम्पशन एक्सपेंड. ठीक है. नहीं नहीं, इस फेज में ओवरऑल ग्रोथ बता रही हूँ. इस फेज में अराउंड 6% ग्रोथ थी. फिर भी 6% तो थी ना, वो किस वजह से थी? बिकॉज ऑफ राइजिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दैट इज योर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ. तो पहले हमने देख लिया था पिछले वाले फेज में क्या था. इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ थे, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ था, है ना? बताया था ना, लिखवाया है मैंने आपको. प्राइवेट सेक्टर था. तो यहाँ पे क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है ना, तो उसमें जो सी वाला कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो रहा है. पिछले वाले में आई वाला कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा था, जी वाला भी इंक्रीज हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कर रही थी, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से बढ़ रहा था. लेकिन इस बार जो ड्राइवर ऑफ, जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. इतना समझ आ गया? ये हमारा था 2009 टू 2014 के अंदर. मैंने इसको डिवाइड किया ना 2010 9 ऑनवर्ड्स को, 2009 और 14 में. तो जो मैंने आपको अभी तक करवाया 2009 टू 2014 में. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अब हम देख लेते हैं प्री कोविड सिनेरियो. प्री कोविड सिनेरियो एंड पोस्ट कोविड सिनेरियो.
ऑब्वियसली इसमें वो तो ओवरऑल ये कॉन्ट्रडिक्शन, ओवरऑल जो हमारा चल रहा है बेसिक। ठीक है, अब हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड देख लेते हैं। ये सब ही आया, ये मैंने आपको 2009-10 ऑनवर्ड्स बताया है। अब आपको मैं सिनेरियो बता रही हूँ कि 2000, आप इसको ओवरऑल ही देखो कि 2008-9 में ये भी हुआ, फिर ये हुआ, ग्रोथ रेट इतनी थी आपकी एनुअली। अब हम प्री कोविड सिनेरियो देख लेते हैं, ये 2009-10 ऑनवर्ड्स ही है। ठीक है, प्री कोविड का मतलब 2019-20 से पहले, तो 2014 वाला एरिया सारा कवर हो गया। ठीक है, सो प्री कोविड के टाइम में देयर वाज प्री पैंडेमिक स्लो डाउन। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा पैंडेमिक की वजह से स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी में। बोलते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं था स्लो डाउन, प्री पैंडेमिक स्लो डाउन ही चल रहा था हमारे इकोनॉमी में। और वो क्यों चल रहा था? क्योंकि हमने 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया, 2017 में हम जीएसटी ले आए, फिर हमने नोट बैन भी करे। तो ऑलरेडी इन सब शॉक्स की वजह से हमारा प्री पैंडेमिक स्लो डाउन चल रहा था, इन शॉक्स की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक IL&FS क्राइसिस, अगर आपने सुना होगा IL&FS क्राइसिस। बोलो मैडम सुना है पर कभी पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं है। यहाँ पे IL&FS क्राइसिस था, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस, आप इसके बारे में पढ़ के आएंगे। ठीक है, अब दो काम है आपके, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड IL&FS क्राइसिस पढ़ के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट के जो स्कीम्स थी उनका फेलियर थोड़ा सा चल रहा था। अब आप क्या देख के आएंगे, कौन सी फेल हुई इन जनरल, मतलब इतना डिटेल में नहीं, पर आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब बस इतना ही कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो थी उनका थोड़ा थोड़ा फेलियर हो रहा था इन रीजंस की वजह से। मेजर रीजन तो यही है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, नोट बैन, यही रीजन है कि हमारा प्री कोविड, प्री पैंडेमिक स्लो डाउन चल रहा था। फिर पैंडेमिक आया, पैंडेमिक की वजह से तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट देख लेते हैं कोविड-19 का। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, लॉकडाउन इतने हुए, लॉकडाउन की वजह से सब आधे काम बंद हो गए, लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन करी। रिवर्स माइग्रेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको एक भेजा भी था ग्रुप पे, रिवर्स माइग्रेशन से रिलेटेड, ढूंढना, न्यूज़ है, वो भी दिया था मैंने आपको, भेजा था, पढ़ लिया करो जो भेज रही हो। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या रहा? अगर हम देखें तो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आपका ग्रोथ रेट कितना, -7.7% चला गया था। वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से 2020-21 में -7.7% वॉज योर ओवरऑल ग्रोथ, इतनी कम थी, माइनस में चली गई, -7.7%। फिर 2021-22 में रिलैक्सेशन हुआ, लॉकडाउन हटे, है ना, लॉकडाउन हटे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ और हमारा ग्रोथ 7 to 8% पॉजिटिव है। ये लॉकडाउन वगैरह हटना शुरू हुए, रिलैक्सेशन हुई, और वो 7 to 8% भी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारा बेस ही इतना वीक है, माइनस में बेस है, इसीलिए 7 to 8% दिखा रहा है, वरना कमी 1-2% ही ग्रोथ मान सकते हैं अगर थी। लेकिन क्योंकि हमारा बेस, क्योंकि हम किसी चीज से कंपेयर करके ही करते हैं ना, अगर हमारा बेस ही नेगेटिव है तो ये वाला तो हमारे हाई वैल्यू जाएगी ना, उस वजह से हमारा 7 to 8% था 2021-22 पे। ठीक है, ओके। फिर मैंने रिसेंटली जो डेटा है उसके लिए आपको निकाला है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का है ये सर्वे। हाँ, 7.8% ग्रोथ रेट था। ये 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, अब अप्रैल टू जून 2021 में हमारा सेकेंड वेव थी पैंडेमिक, है ना, लेकिन इस टाइम पे हम प्रिपेयर्ड थे काफी, इस वजह से हमें इतना फर्क नहीं पड़ा। पहली बार शॉक था, दूसरी बार हम प्रिपेयर्ड थे, इससे इतना मतलब इशू नहीं हुआ। तो हम इसमें देख लेते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर में क्या ग्रोथ रहा। एग्रीकल्चर की 3.6% थी ग्रोथ,
इंडस्ट्री की -7% एंड सर्विसेज का -8.4%। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज लीस्ट इम्पैक्टेड। ठीक है, अच्छा जो ये -7% था, इट वॉज इन 2021 जो मैंने आपको लिखवाया था पहले, है ना। फिर 2021-22 में इट इंक्रीज टू 11.8%, जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। 8%। वाई? बिकॉज बेस ही इतना कम है, इसलिए आपको वो पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, और सर्विसेज सेक्टर, जो सर्विसेज सेक्टर था वो मोस्ट इम्पैक्टेड था। ऐसा ना क्वेश्चन आ जाता है, विच सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पैक्टेड एंड द लीस्ट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। तो मोस्ट इम्पैक्टेड कौन सा था? सर्विसेज सेक्टर। लीस्ट इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ, -8.4%। 2020 ये था 2020-21 में -8.4%। ठीक है, 2021-22 में ये हुआ 8.2% पॉजिटिव, एंड 2022-23 में ये हुआ 13.7%। ठीक है, ये हमारा रिसेंट है 22-23। 23-24 में जो आपका ग्रोथ रेट था वो 8.3% है, 8.2% है। और जो हमारा 2024-25 का जो फोरकास्ट है या फिर प्रिडिक्शन है वो कितनी है? अराउंड 7%। 2%। वो लो बेस की वजह से, कोविड। सर्विस सेक्टर नहीं, ओवरऑल है ये, ओवरऑल बता रही हूँ आपको, ट्रेंड्स बता रही हूँ ना मैं, अभी ओवरऑल ट्रेंड बता रही हूँ आपको मैं। वो तो मैंने आपको 3 में डिवाइड करके बता दिया पोस्ट कोविड, उसमें अलग अलग करके बता दिया मैंने आपको। ओवरऑल 8.2% था 2023-24 का, एंड 24-25 में 7%। ये हमारा फोरकास्ट है, जो वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड बैंक, IMF अलग अलग अपना फोरकास्ट देते हैं, उन्होंने दिया 7% ऑन एन एवरेज ग्रो करेगी इंडिया में। ठीक है जी, आगे समझ? डन। So this was your growth trends in India, overall growth trends। ऐसे हमने एग्रीकल्चर के भी करने हैं, सर्विसेज के भी करने हैं, इंडस्ट्री के भी करने हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सर्विसेज इंडस्ट्री को थोड़ा थोड़ा, ये तो ओवरऑल था ना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। जो मेन पॉइंटर्स थे वो बहुत ज्यादा कम करके आपको मैंने बताए हैं, कम कम। ओके।